कहानी की शुरुआत में हम ब्रिटेन के कुछ MI6 एजेंट्स को देखते हैं जो यहाँ एक डेडली वायरस को सिक्योर करने के मिशन पर आए होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने ब्रिक्सटन नाम का एक खतरनाक बंदा आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, ब्रिक्सटन इंसान होने के बावजूद एक ह्यूमन रोबोट जैसी सुपर पावर्स रखता है। खैर, मौके पर ही वह सभी MI6 एजेंट्स को पकड़कर बुरी तरह धोना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वह लगभग पूरी टीम को धूल चटा देता है। यह दृश्य देख MI6 की एक फीमेल एजेंट हैटी तुरंत एक ट्रक के अंदर घुस जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। इधर ब्रिक्सटन ट्रक के पीछे जाकर अपने जबरदस्त मुक्कों से उसके दरवाजे को छपटा करना शुरू कर देता है। मौके पर ही हैटी ट्रक लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही उसकी गाड़ी पलट जाती है। हैटी समझ जाती है कि वायरस को यहाँ से ले जाना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है और अगर यह ब्रिक्सटन के हाथ लग गया तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए वह वायरस को खुद के अंदर ही इंजेक्ट कर लेती है ताकि वह दुश्मनों के हाथ न लग सके और किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है। इधर जब ब्रिक्सटन ट्रक के पास पहुंचकर देखता है तो वायरस और हैटी दोनों ही मिसिंग होते हैं। इसके बाद वह अपनी टीम को बुलाकर सभी को उस लड़की के पीछे लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि एक सुपर बाइक अपने आप ही चलती हुई ब्रिक्सटन के पास आकर खड़ी हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो दोस्तों कि ब्रिक्सटन की टेक्नोलॉजी और ताकत किस लेवल की है। खैर, सीन शिफ्ट होने पर हम दो टकलों को देखते हैं। ये दोनों दुनिया के सबसे खतरनाक फील्ड एजेंट्स माने जाते हैं। तभी दोनों का एक ही टाइम पर कॉल बज उठता है। आगे उन्हें बताया जाता है कि लंदन से एक बहुत ही भयानक वायरस चोरी हो चुका है। अगर यह वायरस गलती से भी गलत हाथों में पड़ गया तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। इसलिए तुम दोनों का काम होगा जल्द से जल्द उस वायरस को ढूंढ निकालना और उसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना। मिशन मिलते ही दोनों बिना वक्त गंवाए काम पर लग जाते हैं। जांच के दौरान उन्हें एक अहम लीड मिलती है जो सीधा अमेरिका के लॉस एंजलिस में मौजूद एक नाइट क्लब तक पहुंचाती है। इधर टकला नंबर 1 उसी लीड का पीछा करते हुए नाइट क्लब में पहुंच जाता है। मौके पर ही वह वहां मौजूद कुछ गैंगस्टर्स को बुरी तरह धोना शुरू कर देता है और उनसे वायरस के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। दरअसल जिस लीड के भरोसे वह यहां तक पहुंचता है वह लीड भी झूठी निकलती है। इधर लंदन में हम टकला नंबर 2 को देखते हैं। वह भी एक क्लब में जाकर कुछ गुंडों को पीटते हुए वायरस की जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भाई साहब को भी वायरस से जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सीन शिफ्ट होने पर हम टकला नंबर 1 यानी हॉब्स को अपनी बेटी के साथ एक कैफे में लंच करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास वेक्टर नाम का एक CIA एजेंट आता है। आगे वह बताता है, जिस वायरस को तुम ढूंढ रहे हो वह लंदन में चोरी हुआ था, तो तुम्हें यह वायरस लंदन में जाकर ढूंढना चाहिए, न कि यहाँ लॉस एंजलिस में। और हाँ, इस वायरस को किसी गैंगस्टर ने नहीं चुराया है, बल्कि जिस लड़की ने उस ऑपरेशन को लीड किया था उसी ने वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट करके वहाँ से भाग गई थी। ये सुनते ही हॉब्स भी हैरान रह जाता है। आगे वेक्टर कहता है, तुम जल्द से जल्द लंदन पहुँचो और वायरस को लेकर वापस आओ, तब तक तुम्हारी बेटी का ध्यान हम रखेंगे। खैर, दूसरी तरफ हम शॉ को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने के लिए एक प्रिजन में आया होता है। दरअसल शॉ अपनी माँ को जेल से बाहर निकालने आया था, लेकिन उसकी माँ जिद पकड़कर बैठी होती है कि जब तक शॉ अपनी बहन को यहाँ नहीं लेकर आता तब तक वह जेल से बाहर नहीं निकलेगी। दरअसल शॉ का काफी लंबे समय से अपनी बहन के साथ झगड़ा चल रहा था और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। और दोस्तों, उसकी बहन और कोई नहीं बल्कि वही CIA एजेंट हैटी है जिसने अपनी बॉडी में वायरस इंजेक्ट कर लिया था। खैर, जेल से बाहर निकलते ही एक एजेंट शॉ को रोक लेता है और कहता है, जिस वायरस को तुम ढूंढ रहे हो वह किसी और के पास नहीं बल्कि तुम्हारी बहन के पास ही है। अपनी बहन की तस्वीर देखते ही शॉ के होश उड़ जाते हैं। आगे से एजेंट कहता है, तुम जल्द से जल्द अपनी बहन को मनाकर वायरस लेकर आ जाओ, नहीं तो अगर CIA तुमसे पहले उस तक पहुंच गई तो वायरस को खत्म करने के चक्कर में वह लोग तुम्हारी बहन को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही शॉ बिना एक पल गंवाए अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ता है। इधर हॉब्स भी लंदन पहुंचकर हैटी की खोज शुरू कर देता है। अगले ही दिन दोनों एक ही CIA ऑफिस में टकरा जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, ये दोनों टकलों का आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। खैर, जब उन्हें पता चलता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा तो दोनों ही इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। दोनों का मानना था कि वह अकेले ही इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और हैटी की तलाश में जुट जाते हैं। रात होते ही हम हैटी को देखते हैं जो अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर वहां से भाग रही होती है। दरअसल वह पुलिस और ब्रिक्सटन दोनों की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन CIA से मिली इंफॉर्मेशन की मदद से हॉब्स पहले ही उसकी लोकेशन तक पहुंच चुका होता है। आगे वह शांति से हैटी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हैटी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उल्टा वह अपना हेलमेट
हेलमेट निकालकर सीधा उसके सिर पर दे मारती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। हैटी हर मुमकिन कोशिश करती है वहाँ से भाग निकलने की, लेकिन इतने हट्टे कट्टे पहलवान से बच पाना उसके लिए आसान नहीं था। अंततः हॉब्स उसे काबू में कर लेता है और उसे सीधा CIA के इंट्रोगेशन रूम में ले आता है। आगे से वह उससे इंट्रोगेशन करते हुए वायरस के बारे में पूछने लगता है। नहीं पता कि आखिर तुम किस वायरस की बात कर रहे हो। जाने मन। खैर, टकला अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है हैटी से इन्फॉर्मेशन निकालने की, लेकिन बहन जी उसे कुछ भी नहीं बताती। इसी बीच हॉब्स को अपनी छोटी बेटी का कॉल आ जाता है। इधर भाई साहब अपनी बेटी से बात करने में बिजी हो जाता है और उधर हैटी अपने हाथ छुड़ाकर वहाँ मौजूद गार्ड्स को धोना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में जब हॉब्स यह सब देखता है तो वह तुरंत जाकर हैटी को दोबारा दबोच लेता है, लेकिन हैटी भी कम शातिर नहीं होती। मौका मिलते ही वह सीधा हॉब्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। खैर, दोनों एक दूसरे को काबू में करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी शॉ वहाँ आ पहुँचता है। आते ही वह अपनी बंदूक हॉब्स पर तानते हुए अपनी बहन को छोड़ने को कहता है, लेकिन हॉब्स साफ कह देता है कि जब तक हम वायरस को इसकी बॉडी से निकाल नहीं देते हैटी कहीं नहीं जाएगी। इधर शॉ भी अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकलना चाहता था। खैर, दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस अभी चल ही रही होती है कि तभी ब्रिक्सटन अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग की कांच की खिड़कियां तोड़कर धमाकेदार एंट्री मारता है और आते ही दोनों टकलों की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। मौके का फायदा उठाते ही वह हैटी को कंधे पर उठाता है और बिल्डिंग से बाहर छलांग लगा देता है। ये देख हॉब्स भी बिना एक पल गंवाए उसके पीछे बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद पड़ता है और रास्ते में हॉब्स ब्रिक्सटन के एक आदमी को पकड़कर बुरी तरह धोना शुरू कर देता है। इधर शॉ भी बिना वक्त गंवाए लिफ्ट के जरिए नीचे उतरने लगता है। नीचे पहुंचते ही ब्रिक्सटन के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन शॉ भी एक एक करके सभी को ठोकना शुरू कर देता है। उधर ब्रिक्सटन का पीछा करते हुए हॉब्स ऊपर से सीधा एक गाड़ी के ऊपर आ गिरता है। नीचे गिरते ही उसका सामना ब्रिक्सटन से हो जाता है। टकले को लग रहा था कि इस भड़वे को तो वह एक ही शॉट में निपटा देगा, लेकिन मौके पर ही ब्रिक्सटन उसे ऐसा जोरदार शॉट मारता है कि चाचा सीधा धूल चाटने लगता है। दूसरी तरफ हम हैटी को देखते हैं जो किसी तरह वहाँ से बचकर नंगे पैर भाग रही होती है। इधर काफी देर तक ब्रिक्सटन से लड़ने के बाद दोनों टकले समझ जाते हैं कि इस भाई साहब को हराना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए हॉब्स अपना दिमाग दौड़ाते हुए मौका देखकर एक कार के नीचे बम फेंक देता है। ब्लास्ट होते ही कार सीधा ब्रिक्सटन के ऊपर आ गिरती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों टकले हैटी को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाला था। वह तुरंत अपने चमचों को साफ आदेश देता है, सालों दोनों टकलुओं को ठोक दो और उस लड़की को जिंदा मेरे पास लेकर आओ। इसी के साथ वह खुद भी उनके पीछे निकल पड़ता है और देखते ही देखते लंदन की सड़कों पर एक जबरदस्त कार चेज शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद शॉ अपनी गाड़ी को एक लॉरी के नीचे से निकाल देता है, लेकिन उसके पीछे आ रहा ब्रिक्सटन भी अपनी सुपर बाइक को बहुत ही खतरनाक तरीके से उसी लॉरी के नीचे से निकाल लेता है। यह दृश्य देख शॉ भी समझ जाता है कि इस भाई साहब से पीछा छुड़ाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसलिए वह अपनी गाड़ी को और भी तेज दौड़ाने लगता है। ऐसे ही काफी देर तक जबरदस्त कार चेज चलती रहती है, लेकिन मौका देखते ही शॉ अचानक अपनी गाड़ी को काट कर ब्रिक्सटन की तरफ मोड़ देता है, जिसके चलते ब्रिक्सटन अपनी बाइक का बैलेंस खो देता है और सीधा एक बस से जा टकराता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तीनों वहाँ से फाइनली निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ब्रिक्सटन ने अपनी बाइक से पूरी बस में छेद कर दिया होता है। जब वह देखता है कि दोनों टकले हैटी को लेकर उसकी आंखों के सामने से भाग निकले हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इधर काफी दूर निकलने के बाद तीनों एक सेफ लोकेशन पर गाड़ी रोक देते हैं। वहीं सड़क के किनारे लगे एक बिल बोर्ड पर उनकी नजर पड़ती है, जहां दोनों टकलों की तस्वीर दिखाते हुए पूरे शहर में यह खबर चल रही होती है कि इन दोनों ने लंदन का एक बहुत ही खतरनाक वायरस चुरा लिया है और अब यह लंदन के टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन चुके हैं। ये देख तीनों के होश उड़ जाते हैं। इधर हम ब्रिक्सटन को देखते हैं। दरअसल दोस्तों, ये न्यूज ब्रिक्सटन ही चलवा रहा होता है, क्योंकि वह पूरी दुनिया की नजरों में हॉब्स और शॉ को टेररिस्ट साबित करना चाहता था, ताकि कोई भी इनकी मदद न करे और यह दोनों कहीं भी छुप न पाए। ब्रिक्सटन अच्छी तरह जानता था कि अपनी बहन को बचाने के लिए यह दोनों दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, इसलिए अब उन्हें पकड़ने के लिए वह पूरे लंदन में यह झूठी खबर फैला देता है। खैर, इधर हॉब्स दोनों को एक बहुत ही अहम आदमी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, यही वह साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इस वायरस को बनाया था। अगर हम इसे ढूंढ निकालते हैं तो सिर्फ यही हैटी की बॉडी से इस वायरस को सुरक्षित निकाल सकता है। खैर, ऐसे ही एक दिन खोजते खोजते शॉ को आखिरकार वह साइंटिस्ट मिल जाता है। मौके पर ही वह उसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले आता है। आगे से शॉ साइंटिस्ट से हैटी की बॉडी में मौजूद वायरस को निकालने के लिए कहता है। साइंटिस्ट कहता है, इसकी बॉडी से वायरस निकालने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो इसे मार दो और इसकी बॉडी को जिंदा जला दो, क्योंकि यह वायरस इतना खतरनाक है कि अगर इसकी बॉडी को नहीं जलाया गया तो यह हवा में फैलकर लाखों लोगों की जान ले सकता है। अपनी बहन को जलाने की बात सुनते ही शॉ का खून खौल उठता है। वह गुस्से में साइंटिस्ट पर पूरी तरह भड़क जाता है और उसे तुरंत कोई दूसरा तरीका बताने को कहता है। तब साइंटिस्ट कहता
कहता है, इसके अलावा सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम लोगों को ईटियोनन लैब में जाकर वायरस को निकालने वाली मशीन लानी होगी। सिर्फ वही मशीन हैटी की बॉडी से वायरस को सुरक्षित तरीके से निकाल सकती है, लेकिन ये काम लगभग नामुमकिन है क्योंकि ईटियोनन लैब दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी लैब है, साइंटिस्ट आगे कहता है। और हाँ, क्योंकि वायरस अब हैटी की बॉडी में तेजी से फैल रहा है, अगर अगले 24 घंटों के अंदर इस वायरस को इसकी बॉडी से नहीं निकाला गया तो इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनते ही तीनों समझ जाते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम बचा है। अगर हैटी की जान बचानी है तो उन्हें हर हाल में रूस में मौजूद ईटियोनन लैब पहुंचना ही होगा, क्योंकि वायरस को सुरक्षित तरीके से निकालने वाली मशीन सिर्फ वहीं मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ईटियोनन लैब तक पहुंचना जितना मुश्किल था उससे कई गुना मुश्किल था वहां से जिंदा वापस लौटना। खैर, बिना एक पल गंवाए शॉ अपने सोर्सेज की मदद से तीनों के लिए नकली पासपोर्ट का इंतजाम कर देता है। इसके बाद तीनों उन्हीं पासपोर्ट के सहारे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि शॉ और हैटी तो आराम से इमिग्रेशन पार कर लेते हैं, सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हॉब्स अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाता है, ऑफिसर तुरंत पासपोर्ट देखकर शक कर लेता है और कहता है, चाचा तुम्हें ये पासपोर्ट कहाँ से मिला? दरअसल दोस्तों, शॉ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हॉब्स उसके साथ इस मिशन पर आए, इसीलिए उसने जानबूझकर हॉब्स के लिए एक घटिया नकली पासपोर्ट बनवाया था। उधर हैटी बार बार को याद दिला रही होती है कि उनके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन ये दोनों टकले अभी भी अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे होते। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हॉब्स पता नहीं कैसे फ्लाइट में टपक जाता है। आते ही वह शॉ के ऊपर मीठी मीठी गालियां देना शुरू कर देता है। तू एक नंबर का कुत्ता है। फ्लाइट के अंदर भी दोनों टकले एक दूसरे से उलझते रहते हैं और पूरे रास्ते एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। दूसरी तरफ हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्रिक्सटन वहां आ पहुंचता है और साइंटिस्ट को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है। आगे वह साइंटिस्ट को धमकाते हुए हॉब्स, शॉ और खासकर हैटी के बारे में पूछने लगता है। पहले तो साइंटिस्ट उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन आखिरकार मौत के डर से टूट जाता है और बता देता है कि तीनों रूस में मौजूद ईटियोनन लैब गए हुए हैं। इधर लंबी फ्लाइट के बाद तीनों आखिरकार रूस पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तीनों एक लेडी गैंगस्टर के ठिकाने पर जाते हैं। दरअसल ईटियोनन लैब के अंदर घुसने के लिए उन्हें अंदर की जानकारी और जरूरी हथियारों की जरूरत थी, जो सिर्फ यही लेडी गैंगस्टर दिला सकती थी। और दोस्तों, यह लेडी गैंगस्टर और कोई नहीं बल्कि शॉ की मंगेतर मार्गरीटा होती है। खैर, तभी मार्गरीटा अपनी डिजिटल एलईडी स्क्रीन पर ईटियोनन लैब का पूरा मैप दिखाती है और लैब की सिक्योरिटी के बारे में समझाती है। इसी के साथ वह उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेवी राइफल्स और मिशन के लिए जरूरी कई संसाधन भी देती है। खैर दोस्तों, यहाँ इनका असली प्लान यह होता है कि सबसे पहले हैटी को जानबूझकर ब्रिक्सटन के आदमियों के हाथों पकड़वा दिया जाए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ब्रिक्सटन के आदमी हैटी को सीधा ईटियोनन लैब लेकर जाएंगे और उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों टकले लैब के अंदर एंट्री मारेंगे। प्लान के मुताबिक ब्रिक्सटन हैटी को पकड़कर सीधा ईटियोनन लैब में ले आता है। दूसरी तरफ दोनों टकले भी मौका देखकर लैब के अंदर एंट्री मार लेते हैं और अंदर घुसते ही हर एक एग्जिट पॉइंट पर अपने एडवांस टाइम बॉम्ब लगा देते हैं। इसके बाद शॉ सबसे पहले बाहर मौजूद गार्ड्स पर टूट पड़ता है। इधर हॉब्स के सामने भी एक हट्टा कट्टा और तगड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन हॉब्स उसका भी एक ही शॉट में काम तमाम कर देता है। उधर शॉ भी बहुत ही भयानक तरीके से दुश्मनों का फाड़ रहा होता है। ऐसे ही काफी देर तक दुश्मनों को ठोकने के बाद जैसे ही दोनों एक दरवाजा अनलॉक करते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने खुद ब्रिक्सटन अपने सैकड़ों गार्ड्स के साथ खड़ा बेसब्री से उन दोनों का ही इंतजार कर रहा होता है। मौके पर ही दोनों टकलुओं को बुरी तरह पीट कर बेहोश कर दिया जाता है और दोनों को होस्टेज बना लिया जाता है। इधर हम हैटी को लैब के अंदर देखते हैं, जहां उसकी बॉडी से वायरस निकालने का काम शुरू हो चुका होता है। इसी बीच मौका मिलते ही हैटी अचानक दोनों गार्ड्स पर अटैक कर देती है और मौके पर ही दोनों को सीधा नरक भेज देती है। इसके बाद वह साइंटिस्ट को लेकर वहां से निकलने लगती है। इधर दोनों टकलुओं को एक इलेक्ट्रिक चेयर में बांधकर ब्रिक्सटन उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता रहता है। तभी आगे से वह कहता है, तुम दोनों टकलुओं को कितना खुजली होता है यार, मन तो कर रहा है कि तुम दोनों टकलुओं का तबला बजा दूं। मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ, जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दोनों टकले ही ब्रिक्सटन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते और आपस में ही झगड़ा शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वह दोनों को लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देता ही रहता है। कुछ ही देर में हैटी वहाँ पहुँच जाती है और सीधा ब्रिक्सटन को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन जैसे ही हैटी ट्रिगर दबाती है, गन से एक भी गोली नहीं चलती। आगे से ब्रिक्सटन हंसते हुए कहता है, मैडम, यहाँ हर एक हथियार चलने से पहले मेरा परमिशन लेता है। तभी पीछे से साइंटिस्ट वहां आ जाता है और अपनी फ्लेयर गन से सीधा ब्रिक्सटन पर फायर कर देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए दोनों टकले खुद को छुड़ा लेते हैं और वहां मौजूद गार्ड्स की धुनाई कर देते हैं।
इधर साइंटिस्ट भी अपनी फ्लेयर गन लेकर अंधाधुंध गार्ड्स पर फायर करता रहता है। ऐसे ही कुछ देर लड़ने के बाद दोनों टकले गाड़ी में चढ़ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में हैटी भी उनकी गाड़ी में चढ़ जाती है। आगे वह तुरंत बताती है कि वायरस निकालने वाली मशीन बगल में खड़े ट्रक में मौजूद है। यह सुनते ही हॉब्स बिना एक पल गंवाए गाड़ी से कूदकर सीधे ट्रक की तरफ दौड़ पड़ता है और उसे चलाना शुरू कर देता है। इसी बीच उनके द्वारा लगाए गए टाइम बॉम्ब का टाइमर पूरा हो जाता है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धमाकों से गूंज उठती है। हॉब्स अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी भी तरह उस ट्रक को जल्द से जल्द लैब से बाहर निकाल सके। उधर बाहर शॉ के पीछे भी ढेर सारे गार्ड्स लग चुके होते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वह अपनी गाड़ी को एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से कुदवा देता है। इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से उसकी गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। इसलिए वह तुरंत हॉब्स को बुलाता है ताकि हैटी को ट्रक में शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि वायरस निकालने वाली मशीन उसी ट्रक में मौजूद होती है। इधर हॉब्स भी ट्रक लेकर बिल्डिंग तोड़ते हुए आखिरकार बाहर निकल आता है। कुछ ही देर में शॉ अपनी बहन को ट्रक में चढ़ा देता है, लेकिन ब्रिक्सटन कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाला था। अगले ही पल वह भी सीधे उनके ट्रक पर हमला बोल देता है और इसी के साथ यहाँ सोलो वर्सेस डुओ मैच शुरू हो जाता है। ब्रिक्सटन इतना ताकतवर होता है कि अकेले ही दोनों को आसानी से हैंडल कर लेता है, लेकिन लगातार हो रहे धमाकों की वजह से पावर प्लांट का एक भारी स्ट्रक्चर उनके ऊपर आ गिरता है, जिसके चलते ब्रिक्सटन भी वहीं दब जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों एक बार फिर वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ दूर निकलने के बाद जैसे ही हॉब्स वायरस निकालने वाली मशीन को चेक करता है तो देखता है कि लगातार हुए धमाकों और भाग दौड़ के दौरान मशीन पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। यह देख तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी हैटी मायूस होकर कहती है, 24 घंटे पूरे होने में अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। मशीन भी खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे मारकर जिंदा जला दो, नहीं तो मेरी वजह से करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन हॉब्स इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। आगे से वह हैटी से कहता है, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस मशीन को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही तीनों बिना एक पल गंवाए हॉब्स के साथ निकल पड़ते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हॉब्स इन दोनों को अपने ही घर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि हैटी के लिए उसके घर से ज्यादा सेफ लोकेशन और कहीं नहीं हो सकती थी। कुछ घंटों बाद तीनों आखिरकार हॉब्स के घर पहुंच जाते हैं। इतने सालों बाद जैसे ही उसका भाई हॉब्स को देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और आते ही उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। आगे वह कहता है, साले भड़वे, इतने साल बाहर अय्याशी करके अब घर याद आया है और वो भी इतनी सारी मुसीबत लेकर। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूं। हॉब्स का छोटा भाई उसे पेल ही रहा होता है कि तभी दोनों की आवाज सुनकर उनकी मम्मी बाहर आ जाती हैं। आगे वह कहती हैं, इतने सालों बाद तो मेरा बेटा घर आया है और तुम लोग आते ही शुरू हो गए। बंद करो ये सब, वरना एक एक को चप्पल से मारूंगी। खैर, माहौल शांत होने के बाद हॉब्स अपनी मम्मी से मिलता है और अपने भाइयों को पूरी सिचुएशन अच्छे से समझाता है कि किस तरह उन्हें फंसाया गया है और अगर टाइम रहते हैटी की बॉडी से वायरस नहीं निकाला गया तो दुनिया में मौजूद करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सब सुनने के बाद उसकी मम्मी को भी समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। आगे से वह कहती हैं, तुम सभी अपने भाई की मदद करोगे, नहीं तो एक एक को पकड़कर चप्पल से मारूंगी। खैर, दूसरी तरफ हम ब्रिक्सटन को देखते हैं, जो अपनी बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल्स इंजेक्ट करके खुद को रिकवर कर रहा होता है। इस बार वह ठान लेता है कि अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ वह अपने आदमियों को लेकर अगले हमले की तैयारी शुरू कर देता है। इधर हॉब्स भी अपने सभी भाइयों के साथ आखिरी युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। दरअसल दोस्तों, हॉब्स का पूरा परिवार ही हट्टे कट्टे पहलवानों से भरा पड़ा था। हर एक भाई ताकत के मामले में किसी पहाड़ से कम नहीं था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आगे होने वाली लड़ाई कितनी भयानक होने वाली थी। एक तरफ ब्रिक्सटन और उसकी पूरी फौज और दूसरी तरफ हॉब्स के हट्टे कट्टे भाई ब्रदर। खैर, इधर हॉब्स का छोटा भाई वायरस निकालने वाली मशीन को ठीक करने में जुट जाता है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे ठीक भी कर देता है। मशीन ठीक होते ही सभी भाई बिना एक पल गंवाए हैटी की बॉडी से वायरस निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में वायरस को सफलतापूर्वक निकालकर हैटी को आजाद कर देते हैं। लेकिन तब तक ब्रिक्सटन भी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच चुका होता है। हॉब्स भी अपने सभी भाइयों को लेकर फैमिली गेटअप में बाहर निकलता है। आगे हॉब्स ब्रिक्सटन से कहता है, देख भाई, जिस वायरस के लिए तू यहाँ तक आया था वह पहले ही तबाह हो चुका है, इसलिए भलाई इसी में है कि तू यहाँ से निकल जा, वरना आज धरती पर ही तुझे नरक दिखा दूंगा। लेकिन ब्रिक्सटन कहाँ पीछे हटने वाला था। उसके इशारा करते ही उसके सभी गार्ड्स अपनी अपनी बंदूकें उनकी तरफ तान देते हैं। उधर हॉब्स के सभी हट्टे कट्टे भाई भी दुश्मनों को चीर फाड़ देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े होते हैं और इसी के साथ शुरू होती है इस फिल्म की सबसे भयानक और धमाकेदार लड़ाई।
लड़ाई शुरू होते ही हॉब्स के सभी हट्टे कट्टे भाई एक एक दुश्मन को पकड़कर धोना शुरू कर देते हैं। इधर हम घुंघराले बाल वाले भाई को भी देखते हैं जिसे हम रोमन रेंस के नाम से जानते हैं। चाचा इधर ही अपना WWE खेलना शुरू कर देता है। खैर उधर दोनों टकले भी भयानक तरीके से दुश्मनों को फेलते रहते हैं। इधर ब्रिक्सटन भी अपना सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच खेलना शुरू कर देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुछ दुश्मन हैटी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी हॉब्स की नजर उन पर पड़ जाती है और वह उन दरिंदों को पेलना शुरू कर देता है। इधर मैदान के बीच इतनी धुआंधार रेसलिंग चल रही होती है कि कौन किसे मार रहा है ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। खैर कुछ ही देर में वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। दरअसल दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को ब्रिक्सटन ने ही हैटी को लेकर निकलने के लिए बुलाया होता है। इसी के साथ वह हैटी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दोनों ही टकले उसे देख लेते हैं। मौके पर खड़ा मॉन्स्टर ट्रक लेकर दोनों ब्रिक्सटन का शिकार करने निकल पड़ते हैं। वहीं हॉब्स ट्रक में मौजूद एक बड़ी जंजीर हेलीकॉप्टर में फंसा देता है और उसे कुत्ते की तरह खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन दोस्तों यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल पाता क्योंकि एक अकेला ट्रक इतने भारी हेलीकॉप्टर को ज्यादा देर तक खींच नहीं सकता था। तभी हॉब्स के बाकी भाई भी अपने अपने ट्रक्स लेकर वहां आ जाते हैं और एक के बाद एक सभी ट्रक्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कुछ भी दोस्तों, सालों ने ट्रक्स को ही रेलगाड़ी बना दिया था। लेकिन कुछ ही देर में सिचुएशन बिगड़ते देख ब्रिक्सटन खुद हेलीकॉप्टर की ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हुए चेन के सहारे सभी ट्रक्स को पानी में गिराने की कोशिश करता है। लेकिन मौके पर ही सभी ट्रक्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसके चलते भाई लोग फिर से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में लेकर उसे जमीन की तरफ खींचने लगते हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते आगे बढ़ने के बाद मिट्टी के नीचे दबे भयानक लैंड माइंस फट उठते हैं, जिसके चलते कुछ गाड़ियां और ट्रक्स वहीं उड़ जाते हैं। इसी बीच हैटी भी दुश्मनों को मारकर हेलीकॉप्टर पर कुछ बुलेट्स चला देती है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वह सीधा नीचे खाई में जा गिरता है। इधर हम देखते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ब्रिक्सटन अब तक सही सलामत जिंदा होता है और उसे एक खरोंच तक नहीं आती। उधर ही हम दोनों टकलुओं को भी देखते हैं। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ ब्रिक्सटन फिर से दोनों के साथ सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच खेलना शुरू कर देता है। क्योंकि ब्रिक्सटन के पास सुपर पावर्स थीं, इसलिए वह दोनों को आराम से उठाकर पटकता रहता है। ऐसे ही कुछ देर लड़ने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि इस भड़वे को ऐसे तो कभी नहीं हराया जा सकता, इसलिए दोनों एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब एक मार खाएगा तो दूसरा पीछे से उस पर वार करेगा। और दोस्तों यही स्ट्रैटेजी उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होती है। इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए वे दोनों आखिरकार ब्रिक्सटन को धूल चटा देते हैं और इसी के साथ शॉ ब्रिक्सटन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देता है और हमारी मूवी भी यहीं समाप्त हो जाती है। आज तुमने सामोन का नाम रोशन कर दिया।